सबसे पहले साथियों आप लोगों को नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले आप लोग कंफर्म करेंगे कि आप लोग हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है, तो सबसे पहले टॉपिक पे बात करने से पहले आपके लिए एक जरूरी संदेश है कि जैसा कि आपके 12th के जो पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम होते हैं उसमें आपको क्या होता है कि आपको 11th कक्षा से लगभग आपको 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको 11th में नहीं पढ़े होते, वो डायरेक्ट 12th में पढ़ने आते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको क्लियर नहीं हो पाते और एग्जाम में क्या होते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को हताश निराश नहीं होना है। जो भी 11th के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जो आपको एडवांस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसे हम क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस कड़ी में जो है, ठीक है ना, मेरा जो टॉपिक है वो आपको केंद्र और राज्यों के विधानमंडल है, ठीक है ना। देखिए टॉपिक मेरा क्या है कि केंद्र और राज्यों के विधानमंडल। बुक जो है मेरा एसवीपीडी के 11th का है, ठीक है ना। तो आज हम इसी में से क्या करेंगे कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होंगे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना है और जहां भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रपति एवं संसद का अर्थ है। ऑप्शन ए करा है लोकसभा व प्रधानमंत्री, राज्यसभा व लोकसभा, ठीक है ना, राष्ट्रपति व लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा व आपको लोकसभा, ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है किससे, संसद के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले ये जो संसद है, ठीक है ना, इसके गठन संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद आपको 79 में, क्या है, अनुच्छेद 79 में, ठीक है ना। और इस संसद में हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा और आपको राज्यसभा जो होते हैं वो आपको आते हैं। तो आइए इसी संसद के बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। तो आप लोग इसे रिटर्न पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए तो ये जो हमारा संसद है, ठीक है ना, तो ये जो भारतीय संसद है, ठीक है ना, इसको हम लोग संसद के नाम से ही क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, ठीक है ना। और ये जो संसद के गठन संबंधित जो प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद 79 में, किसमें है, अनुच्छेद 79 में। तो कभी कभी ये भी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि संसद के संरचना से संबंधित बात जो है वो आपको कहाँ की गई है। तो ये आपको आर्टिकल 79 में की गई, मतलब कि अनुच्छेद 79 में की गई है। और इस संसद में आपको कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति, कहने का मतलब है कि हमारा संसद जो है वो आपको राष्ट्रपति, ठीक है ना, इसके अलावा आपको राज्यसभा, क्या है, राज्यसभा, और आपको जो लोकसभा है इस लोकसभा से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद में कौन शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इस तीनों से मिलकर हमारे संसद का क्या होता है कि आपको निर्माण होता है, ठीक है ना। तो जो संसद है, संसद के गठन संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 79 में है, ठीक है ना। और यहीं पर कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा, आपको राष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद जो होगा वो आपको क्या है कि अनिवार्य रूप से होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद अनिवार्य है अनुच्छेद 52 में, ठीक है ना। इसके बाद आपको अनुच्छेद 53 जो है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। अधीनस्थ करने का मतलब यहाँ पर होगा कि वो अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है, मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे, नहीं भाग लेंगे, इस संदर्भ में क्या किया गया है कि आपको चर्चा किया गया है, ठीक है ना। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के जो आपको निर्वाचन क्या की प्रणाली है, ठीक है ना, अनुच्छेद 55 में, ठीक है ना, निर्वाचन प्रणाली, उस संदर्भ में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद पर क्या कार्यकाल होगा, इस संदर्भ में चर्चा की गई है, ठीक है ना। इसके बाद है आपको अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में आपको राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित बातों की कही गई है, ठीक है ना। अनुच्छेद फिर 58 आती है, ठीक है। 58 में क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं उस योग्यता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 59 में उनके वेतन, भत्ते, शर्तें, परिलब्धियां, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। इसके बाद आपको अनुच्छेद 61 जिसमें राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की बातें हैं वो कही गई है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद किस परिस्थिति में रिक्त हो सकता है, मतलब कि रिक्तता की बात कही गई है। उसके बाद सीधे आ जाना है अनुच्छेद 71 में, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 71 में जो है वो आपको राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होगा वो आपको सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, इस बात को कहा गया है।
अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट समझना है कि भारत में राष्ट्रपति का पद जो होगा आपको अनिवार्य रूप से होगा। यह बात कहाँ कही गई है, तो ये आपको आर्टिकल यानी कि आपको 52 में कही गई है, ठीक है ना। राज्यसभा के संरचना से संबंधित बात जो है वो आपको आर्टिकल 80 में कही गई है, और लोकसभा के संरचना से संबंधित बात जो है वो आपको आर्टिकल 81 में कही गई है। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि देखिए, राष्ट्रपति तो संसद के क्या होते हैं, विभिन्न आपको अंग होते हैं, ठीक है ना। जबकि राज्यसभा और लोकसभा जो होते हैं संसद के क्या होते हैं, कि आपको सदन होते हैं, क्या होते हैं, सदन होते हैं। तो आइए इसी संदर्भ में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये जो आप राज्यसभा देख रहे हैं, राज्यसभा को कई सारे नाम से क्या होते हैं कि आपको जाने जाते हैं। तो राज्यसभा को किस किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसको कहा जाता है आपको अपर हाउस, क्या कहा जाता है, अपर हाउस, ठीक है ना। और भारत में जो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। अपर हाउस या इसी को कहा जाता है आपको क्या, तो संसद का उच्च सदन, क्या कहा जाता है, संसद का उच्च सदन, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है आपको द्वितीय सदन, यानी संसद का द्वितीय सदन जो है कौन है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको राज्यसभा, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है आपको बुजुर्गों का सदन, क्या कहा जाता है, बुजुर्गों का सदन, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना है कि इसे क्या कहा जाता है, तो बुजुर्गों का सदन, ठीक है ना, बुजुर्गों का सदन। इसी को कहा जाता है आपको शिक्षितों का सदन, क्या कहा जाता है, शिक्षितों का सदन। वही अगर हम बात करते हैं आपको लोकसभा के बारे में, ठीक है ना, तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है ना। तो ये जो लोकसभा है, इस लोकसभा को हम लोग कहते हैं आपको लोअर हाउस, क्या कहते हैं, लोअर हाउस। इस चीज को आपको याद रखना है कि लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसको संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संसद का प्रथम सदन, ठीक है ना। इसके अलावा इसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक नंबर प्रश्न आपका वही पूछ रहा था कि संसद में कौन कौन आते हैं, तो संसद में आपको राष्ट्रपति, ठीक है ना, लोकसभा और आपको राज्यसभा आता है, ठीक है ना। तो इस सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो ही आपका एक नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा, कि राष्ट्रपति एवं संसद का अर्थ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि लोकसभा व प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कह रहा है राज्यसभा व लोकसभा, ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रपति व लोकसभा, ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा, क्योंकि संसद है जो है हमारा इसी से मिलकर क्या है कि आपको बना हुआ है, ठीक है ना। तीन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के विभिन्न क्या होते हैं, अंग होते हैं, जबकि आपको लोकसभा राज्यसभा जो होते हैं संसद के क्या होते हैं कि आपको सदन होते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या करा है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो आपको कितनी हो सकती है, राज्यसभा की बात कर रही है, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ से हम 2 नंबर प्रश्न को क्या करते हैं कि आपको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रश्न क्या जा रहा है कि राज्यसभा में, ठीक है ना, याद रखिएगा कि राज्यसभा में, ठीक है ना, कि आपको अधिकतम जो आपको सीट होगी वो कितनी होगी, सबसे पहले यह जान लीजिए, ठीक है ना। तो राज्यसभा में जो आपको अधिकतम सीटें होगी, क्या होगी, अधिकतम सीटें, ठीक है ना, वह आपको 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 250। याद रखिएगा कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, तो वो आपको 250। अब देखिए इस 250 को क्या है कि आपको कैसे बांटा गया है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इस 250 में से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको 238 जो होगा वो आपको निर्वाचित होगा, क्या होगा, 238 निर्वाचित सदस्य होंगे, क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। आप देखिए 238 निर्वाचित है, तो यहाँ पर भी इसको बांट दिया गया है, ठीक है ना। इसमें भी कहा गया है कि देखिए कि 234 जो होगा, ठीक है ना, वो आपको राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे। कहां से निर्वाचित होकर आएंगे, राज्यों से। और इसके बाद आपको 4 जो है वो आपको संघ राज्यों से आएंगे। कहां से आएंगे, संघ राज्यों से, ठीक है ना। यानी कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो आपको इसकी चर्चा चौथी अनुसूची में कर दिया गया है कि किस राज्य को कितने राज्यसभा की सीटें दी गई है, ठीक है ना। तो देखिए, तो राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है, 250, जिसमें से 238 निर्वाचित। तो निर्वाचित में से भी क्या है कि 234 जो है राज्य से, और आपको 4 जो है संघ राज्यों से आएंगे। इसके अलावा आपको क्या है कि 12 सदस्य जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं कि आपको मनोनीत होते हैं। याद रखिएगा
कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रपति क्या करते हैं कि आपको अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं कि आपको मनोनीत करते हैं। तो आपके यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं, तो वह आपको अनुच्छेद 80 के तहत। और ये लोग जो होते हैं वो आपको किससे जुड़े होते हैं, तो कला से जुड़े होते हैं, विज्ञान से जुड़े होते हैं, ठीक है ना, साहित्य से जुड़े होते हैं और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा कि साहित्य, कला क्या है, साहित्य, कला, समाज सेवा और विज्ञान, इन 4 क्षेत्रों से जुड़े लोगों को क्या होता है कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा मतलब राज्यसभा में आपको मनोनीत किया जाता है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर किसी भी व्यक्ति को क्या राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। तो देखिए इन क्षेत्रों में आपको क्या होना चाहिए कि आपको ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए क्या हो सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, 250, जिसमें से आपको निर्वाचित कितना होगा, 238, और 238 में से 234 आपको 28 राज्यों से और 4 जो हो जाएगा वो आपको संघ राज्यों से क्या है, संघ राज्यों से आएंगे, ठीक है ना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। ये सब निर्वाचित होगा 238। अब 12 जो होते हैं वो आपको मनोनीत होते हैं, जो कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में आपको ये जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा में 245 आपको क्या है कि आपको सदस्य है, जिसमें से आपको 233 निर्वाचित है और आपको 12 जो है मनोनीत है। तो 233 जो आपको निर्वाचित है, जिसमें से 229 राज्यों से है और 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश से। तो इन चीजों को आपको बारीकी से समझ जाना है, ठीक है ना। अब आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि आपको लोकसभा में जो अधिकतम सीटें हैं वह कितनी हो सकती है। तो देखिए लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में आपको अधिकतम सीटें जो है वो आपको 552 हो सकती है। कितना हो सकती है, 552। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 552 में से क्या है, आपको जानते हैं कि ये जो 250 है, ठीक है ना, वह आपको 250 कहते हैं, 550 या आपको निर्वाचित होंगे, क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, ठीक है ना। और 2 जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जिसको कहा जाएगा आपको एंग्लो इंडियन। क्या कहा जाएगा, एंग्लो इंडियन। अब देखिए कि मनोनीत किस परिस्थिति में किया जाएगा। देखिए एंग्लो इंडियन के सीट जो है आपको आरक्षित है, हालांकि आपको 104 संविधान संशोधन के द्वारा क्या है कि आपको मतलब ये जो एंग्लो इंडियन है, ठीक है ना, उसके सीट को हालांकि अभी क्या किया गया है कि आपको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि आपको लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, तो वो आपको 552 होगी, ठीक है, जिसमें से 250 निर्वाचित और 2 जो है एंग्लो इंडियन। तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत क्या किया जाता है, तो आपको मनोनीत किया जाता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपको राज्य से आएंगे वह आपको कितने सदस्य आएंगे, तो राज्य से आपको 530, यानी कि लोकसभा में राज्य से निर्वाचित होकर कितना आएंगे, तो आपको 530, ठीक है ना। और उसके बाद आपको 20 को आएंगे संघ राज्य से। कहां से आएंगे, संघ राज्य से, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से। और 2 को जो है आपको एंग्लो इंडियन है, जो कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो अनुच्छेद 331 के तहत उसे मनोनीत करेंगे। हालांकि अब यह व्यवस्था जो एंग्लो इंडियन वाला, उसे आपको क्या कर दिया गया कि आपको 104 संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगर जरूरत पड़े तो फिर इसे क्या हो सकता है कि आपको लागू किया जा सकता है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर एंग्लो इंडियन हम किसको कहते हैं। तो देखिए एंग्लो इंडियन मतलब कहने का मतलब होगा कि आंग्ल भारतीय, मतलब कि ऐसे व्यक्ति, ठीक है ना, जो आपको सबसे पहले भारतीय हो, क्या हो, भारतीय हो, उसके पिता जो हो या उसके पितृकुल जो हो वो आपको यूरोपीय हो, क्या हो, यूरोपीय हो, मतलब यूरोप के किसी भी देश का हो। ऐसा नहीं कि केवल इंग्लैंड का ही होना चाहिए, ठीक है ना, यूरोप के किसी भी देश का होना चाहिए, ठीक है ना, उसका पितृकुल। दूसरी बात, उसकी माँ जो होनी चाहिए वो आपको भारतीय होनी चाहिए, या उसका मातृकुल जो है वो आपको भारतीय होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहेंगे एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन के जो परिभाषा दिए गए हैं वो आपको संविधान के अनुच्छेद जो है वो आपको 366 में दिए गए। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। यहाँ से प्रश्न पूछेंगे कि बताइए लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो हम क्या कहेंगे 545, ठीक है ना, जिसमें से 543 निर्वाचित है और इसके बाद आपको 2 जो है वो आपको मनोनीत है। क्या है, मनोनीत है, जो कि आपको एंग्लो इंडियन जो होते हैं उसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिनिधित्व न मिलने पर मनोनयन किया जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। अभी आपको 530 जो है राज्यों से निर्वाचित है, 13 जो है आपको संघ राज्यों से निर्वाचित है। तो इन चीजों को समझना है। सबसे अधिक आपको लोकसभा जो सीटें है वो आपको कहा है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम लोग अपने बिहार से है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि बिहार में लोकसभा की जो है वो आपको 40 सीटें है, राज्यसभा की 16 सीटें है, ठीक है ना, विधानसभा की आपकी 243 सीटें है और विधान परिषद की 75 सीटें है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आप भेदभाव
माफ कर दें। देखिए भाई, हम बिहार की बात इसलिए किए हैं क्योंकि आप लोग अक्सर इसमें से जो स्टूडेंट होंगे वो बिहार बोर्ड के क्या होंगे कि आपको पछाती होंगे जो 2022 में एग्जाम देने वाले, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को इसलिए हम ज्यादातर क्या किए कि जोर देकर आपको बता दिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसको फटाफट क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मेरा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है। तो देखिए, तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन है, तो इस सब ऑप्शन पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो एक में सबसे पहले आपको ए नंबर ऑप्शन में आपको धन विधेयक, क्या है, धन विधेयक। देखिए, इस सारी चीजों को आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा जो है वो आपको क्या है, ध्यान से सुनेंगे, वो है आपको संविधान संशोधन विधेयक। क्या है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। इस सबको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तीसरा जो है वो आपको क्या है, सी नंबर, वह है आपको गैर सरकारी विधेयक। क्या है, गैर सरकारी विधेयक। क्या है, गैर सरकारी विधेयक। इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद है आपको चौथा, वह है आपको राज्य पुनर्गठन विधेयक। क्या है, राज्य पुनर्गठन विधेयक। अब इस बात को समझिए, ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन विधेयक। प्रश्न क्या था एक बार और सुन लेंगे। कह रहा है कि कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो देखिए, राज्यसभा में आपको ये जो धन विधेयक है ये आपको प्रस्तावित नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो धन विधेयक है इसकी चर्चा संविधान में कहाँ की गई है, ठीक है ना। तो धन विधेयक का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 110 में। देखिए, इस सारे विधेयक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि अनुच्छेद 110 में जो है वो आपको क्या है कि आपको धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई। और धन विधेयक जो होते हैं वो आपको सरकारी विधेयक होते हैं। कैसे विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धन विधेयक जो है वो आपको सरकार के किसी न किसी मंत्री के द्वारा ही क्या किया जाएगा कि आपको पेश किया जाएगा। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग सरकारी विधेयक किसको कहते हैं, तो वह विधेयक जो आपको सरकार के मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं आपको सरकारी विधेयक। तो धन विधेयक कैसा विधेयक, सरकारी विधेयक। तो सबसे पहले आइए धन विधेयक के बारे में कुछ चीज को जान लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले फैक्ट नंबर 1 को अगर हम देखते हैं तो धन विधेयक कैसा विधेयक है, तो आपको सरकारी विधेयक है। कैसा विधेयक है, सरकारी विधेयक। तो इन चीज को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। इसको सरकारी विधेयक इसलिए कहते हैं कि यह किसी न किसी मंत्री के द्वारा क्या होता है कि आपको पेश किया जाता है, मतलब सरकार के मंत्री द्वारा इसे पेश किया जाएगा, ठीक है ना। तीसरी फैक्ट इसको आप यह याद रखेंगे कि आपको राष्ट्रपति के क्या होता है कि आपको अनुमति से पेश किया जाता है। क्या होता है कि राष्ट्रपति के स्वीकृति से इसको क्या किया जाता है कि आपको पेश किया जाता है, मतलब कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना इसे पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले इस पर आपको राष्ट्रपति की क्या होती है कि स्वीकृति जो होती है वो आपको आवश्यक होती है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति से इसे हम पेश करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि यह धन विधेयक कहाँ पेश किए जाएंगे, तो देखिए धन विधेयक जो होते हैं वो आपको लोकसभा में पेश किए जाएंगे। कहाँ पेश किए जाएंगे, लोकसभा में पेश किए जाएंगे। इस बात को याद रखना है। धन विधेयक की जो चर्चा है किस अनुच्छेद में है, तो आपको अनुच्छेद 110 में। कहा है, अनुच्छेद 110 में। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। कि देखिए धन विधेयक कैसा विधेयक, सरकारी विधेयक। इसको सरकारी विधेयक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सरकार के किसी न किसी मंत्री के द्वारा ही क्या होते हैं कि आपको पेश किए जाते हैं। दूसरी बात कि आपको इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति से क्या होता है कि आपको पेश किया जाता है, ठीक है ना। और धन विधेयक आपको हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और धन विधेयक की चर्चा क्या है, तो अनुच्छेद 110 में। अब देखिए कि ये जो धन विधेयक होते हैं इसके संदर्भ में एक बात और याद रखिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो परिकल्पना करेगा वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो याद रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है वो कौन करता है, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना कौन करता है, तो वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से समझना है। और देखिए धन विधेयक जो है, ठीक है ना, उस पर राज्यसभा को क्या है कि विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये जो आपको धन विधेयक है लोकसभा से पास होकर अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर ही अपना निर्णय देना होता है, ठीक है ना। अगर वो 14 दिन के भीतर अपना निर्णय नहीं देता है तो आपको धन विधेयक को क्या होता है कि आपको पास मान लिया जाता है। लेकिन सपोर्ट डेट कि अगर मान के चलिए राज्यसभा किसी सुझाव के साथ क्या किया कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा के पास लौटा दिया, तो उस पुनर्विचार को मानना या ना मानना, ठीक है ना, उस पर विचार करना या ना करना वो लोकसभा के इच्छा शक्ति पर क्या करता है कि आपको निर्भर करता है।
होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है कि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है, तो 14 दिनों तक, ठीक है ना, जबकि साधारण विधेयक को 6 माह तक। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक जो है वो आपको संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक क्या है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतलब कि संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा को क्या है कि आपको समान अधिकार जो है वो आपको प्राप्त है, ठीक है ना। और संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं संसद के क्या होते हैं कि आपको विशेष बहुमत के द्वारा ही क्या होते हैं कि आपको पास हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, इस संविधान संशोधन विधेयक पर क्या होते हैं कि आपको जो क्या कहते हैं कि जो संयुक्त अधिवेशन है वो आपको नहीं बुलाया जा सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक पर आपको संयुक्त अधिवेशन जो है यह आपको बुलाए जाने का प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में नहीं है, क्योंकि इसको दोनों सदन के 2/3 बहुमत से पास होना क्या होता है कि आपको अनिवार्य है, नहीं तो यह विधेयक पास ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि क्या ये जो आपको संविधान संशोधन विधेयक है उस पर क्या है कि आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है, तो हम कहेंगे नहीं है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान किस विधेयक पर होते हैं, तो आपको जो साधारण विधेयक होते हैं उस साधारण विधेयक पर होते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको समझना है। और एक चीज संविधान संशोधन है, एक बात को याद रखिएगा कि हमारे देश के संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वह आपको वर्ष 1951 में हुआ था, ठीक है ना। इन चीजों को भी याद रखना है। संविधान संशोधन विधेयक पर क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं बुलाया जा सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पास कैसे होते हैं, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, अर्थात इसको संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पास होना क्या होता है कि आपको अनिवार्य होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है गैर सरकारी विधेयक। तो गैर सरकारी विधेयक हम ऐसे विधेयक को कहते हैं जो आपको सरकार के मंत्रियों के द्वारा पेश न करके संसद के किसी अन्य सदस्य के द्वारा पेश किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर गैर सरकारी विधेयक कब पेश किए जाते हैं, तो यह आपको शुक्रवार को पेश किए जाते हैं। और यह गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं वो आपको शुक्रवार के दिन ही क्या होते हैं कि आपको पारित होते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो विधेयक क्या समझे, दो प्रकार के, एक सरकारी एक हो गया गैर सरकारी। तो सरकारी विधेयक हम ऐसे विधेयक को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि सरकारी विधेयक हम ऐसे विधेयक को कहते हैं जो आपको सरकार के किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा, जबकि गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक को कहते हैं जो सरकार के मंत्रियों के द्वारा पेश न करके, ठीक है ना, वह आपको संसद के किसी अन्य सदस्य के द्वारा जब पेश किया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे गैर सरकारी विधेयक। और गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं वो आपको शुक्रवार के दिन क्या होते हैं कि आपको पेश किए जाते हैं, और गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार के दिन ही क्या होते हैं कि आपको पारित होते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। अब देखिए अब है कि आपको राज्य पुनर्गठन विधेयक। तो राज्य पुनर्गठन विधेयक भी जो होते हैं वो आपको संसद के किसी भी सदन में क्या हो सकते हैं कि आपको आ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि राज्य पुनर्गठन विधेयक पर भी क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा को क्या है कि आपको समान शक्तियां जो है वो आपको दी गई है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। कभी कभी प्रश्न आ जाएगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर बुलाया जा सकते हैं, तो साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वह आपको कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जबकि इस अधिवेशन को बुलाने की जो पावर है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को, वो आपको राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत इसे क्या करते हैं कि आपको बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से बारीकी से समझना है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि लोकसभा में राज्यों को अधिकतम कितने निर्वाचित स्थान दिए गए। देखिए राज्यों को कह रहा है, तो राज्य में आपको क्या हो जाएगा, आपको 552, 550, ठीक है ना, 530, 545। तो देखिए लोकसभा में राज्यों की बात हो रही है, तो राज्यों को 530 स्थान जो है अधिकतम दिए गए हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश को 20 अधिकतम स्थान दिए गए हैं। और 2 एंग्लो इंडियन है, क्या है, 2 एंग्लो इंडियन है। तो इसके बारे में अभी हम तुरंत चर्चा किए थे, तो इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। आगे चलिए क्या करा कि किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। ए में कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में महाराष्ट्र, डी में कर्नाटक। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है वो आपको विधान परिषद नहीं है। और विधान परिषद मात्र भारत के आपको 6 राज्य, मतलब कि भारत के 6 ऐसे राज्य है जिसके विधानमंडल जो है वो आपको द्विसदनात्मक है। मतलब कि वहां पर आपको क्या है जानते हैं कि विधानसभा भी है और वहां पर विधान परिषद भी है। क्या है, विधान परिषद भी है, ठीक है ना। और किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने का जो आपको शक्ति है वो आपको संसद के पास है। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको विधानसभा जो होती है वो आपको विशेष बहुमत से पारित करके क्या करे कि आपको संसद को
अवगत कराया कि हाँ कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता है, तब उस राज्य में क्या हो सकता है कि आपको विधान परिषद स्थापित हो सकते हैं। तो वर्तमान में विधान परिषद भारत के कितने राज्य में है? 6 राज्य में। तो जानते हैं कि वो 6 राज्य कौन कौन है? तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपने बिहार से। किससे बात करते हैं? बिहार से। तो देखिए, तो एक में आपको बिहार हो गया, बिहार के बाद आपको 2 में जो जाएगा वो आपको उत्तर प्रदेश। क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। ये सब आपको उत्तर भारत के राज्य। फिर हम समुद्र के किनारे चलते हैं तो आपको मिलेंगे महाराष्ट्र। क्या मिलेंगे? महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के बाद जो है वो आपको कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक है, ठीक है ना। कर्नाटक के बाद जो हो जाएगा वो आपको आंध्र प्रदेश, नाम सुने हो जाएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का ही नया नाम आपको सीमांध्र है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। और उसके बाद एक है आपको तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तो हमने क्या देखा कि भारत के 6 ऐसे राज्य है जिसकी आपको क्या है कि विधानमंडल जो है वो आपको द्विसदनात्मक है। तो बिहार में विधान परिषद के 75 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में आपको 100 सीटें हैं विधान परिषद की, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। याद रखिएगा, ये सब नंबर भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कर्नाटक में आपको 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में जो है वो आपको 50 सीटें, तेलंगाना में जो है वो आपको 40 सीटें। क्या है? 40 सीटें। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्य में। तो वहीं आपसे प्रश्न करा जा रहा है कि किस राज्य में किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश, एक कह रहा है, उसके बाद बी कह रहा है तमिलनाडु, सी कह रहा है महाराष्ट्र और डी कह रहा है कर्नाटक। तो देखिए, तो तमिलनाडु का नाम हम कहीं लिखे हैं? नहीं लिखे। इसका मतलब हो गया कि विधान परिषद जो है आपको तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं? तो देखिए, किसी राज्य की विधानसभा में जो अधिकतम सीटें हो सकती है वो आपको 500 हो सकती है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? तो आपको 500, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है, किसी राज्य की विधानसभा में, ठीक है ना, क्या है? विधानसभा में, ठीक है ना, आपको अधिकतम सीट क्या है? अधिकतम सीट जो होगा वो आपको कितनी हो सकती है? तब 500। याद रखना है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीट कितना? 500। और न्यूनतम जो है क्या है? न्यूनतम वो आपको 60 हो सकती है। क्या हो सकती है? 60। यानी कि कम से कम 60 होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 500 होना चाहिए। लेकिन भारत के कुछ ऐसे राज्य है जहां पर आपको क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं विधानसभा, उसकी सीटें जो है 60 से कम है। जैसे कि आपको गोवा का नाम सुनिएगा, तो गोवा में तो विधानसभा की आपको मात्र 40 सीटें है, ठीक है ना। सिक्किम का नाम सुनिएगा, सिक्किम में जो है वो आपको मात्र विधानसभा की 32 सीटें है। इसके अलावा आपको मिजोरम है। क्या है? मिजोरम है। तो इस मिजोरम में आपको विधानसभा की मात्र 40 सीटें है। तो अभी आपका यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर अभी बताए थे कि किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सीट जो होगा 60 होगा, तो इन राज्यों में आपको क्या है कि कम क्यों है? तो देखिए, इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो आपको दिया गया। क्या है? दिया गया। इसी सब की वजह से क्या है कि यहाँ पर सीटें जो है आपको कम है, और ये राज्य जो है वैसे भी आपको क्या है कि आपको छोटे छोटे राज्य, क्या है? छोटे छोटे राज्य है, ठीक है ना। तो इस बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। विधानसभा में अधिकतम सीटें 500, न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। लेकिन कुछ ऐसे राज्य अपवाद में, जैसे कि आपको गोवा, जहां पर आपको विधानसभा की 40 सीटें, सिक्किम में 32 सीटें है, मिजोरम में आपको 40 सीटें। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं, ठीक है ना, वो आपको सामूहिक रूप से, ठीक है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा कि ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, कौन से मंत्रिपरिषद? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो आपको सामूहिक रूप से, क्या है? सामूहिक रूप से आपको क्या होते हैं कि आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 में इस बात को कही गई है, ठीक है ना। दूसरी बात कि मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से वो आपको राष्ट्रपति के ऊपर क्या होते हैं कि आपको निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। क्योंकि आपको अनुच्छेद 75 अगर संविधान का याद होगा तो अनुच्छेद 75 में आप जानते होइएगा कि ये जो प्रधानमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति होती है, और उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो आपको कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। तो मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, जबकि व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो आपको राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो आपने यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सूत्र है यह क्या है? तो देखिए, सबसे पहले
आपको क्या है कि सरकार के किसी एक मंत्री के द्वारा किया गया कार्य जो होगा सभी मंत्रियों का क्या होगा, कार्य होगा। किसी एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या होता है कि आपको त्यागपत्र देना होता है। एक मंत्री का कार्य जो होता है सभी मंत्रियों का क्या होता है कि आपको कार्य होता है, ठीक है ना। एक मंत्री के द्वारा पेश किया गया विधेयक जो होता है सभी मंत्रियों का विधेयक माना जाता है। तो यही है आपको क्या कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सूत्र। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 75 में, ठीक है ना। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वह आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इसका फटाफट क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।